हे ओताकू, 12 सितंबर 2025 आज से करीब 5 दिन बाद इंडिया में डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी थिएटर्स में रिलीज हो रही है। एंड क्योंकि ये मूवी डीमन स्लेयर एनीमे का फाइनल आर्क होने वाली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे देखने से पहले एक बार पूरे डीमन स्लेयर का रिकैप कर लिया जाए, जहां मैं तुम्हें स्टार्टिंग से एंड तक जो एनिमेट हो चुका है उसे एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूं। क्योंकि वैसे भी पूरे एनीमे हिस्ट्री में यही तो एक ऐसी सीरीज है जहां लोगों का सेंस ऑफ स्मेल गूगल मैप से भी ज्यादा एक्यूरेट और डीमंस के हेयर स्टाइल किसी सैलून एड से कम नहीं लगते हैं। तुम चाहो तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और कान में ईयरफोन्स लगा लो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। तो कहानी शुरू होती है हमारे स्वीट से मेन कैरेक्टर तांजीरो कामाडो के साथ, जो एक छोटे से फैमिली का बड़ा बेटा है। एंड वो डेली शहर जाकर कोयला बेचता है और अपने फैमिली का ख्याल रखता है, मतलब एक सीधा साधा संस्कारी सा घर का बड़ा बेटा। एंड रोज की तरह एक दिन वो सबको बाय बोल के कोयला बेचने चला जाता है, लेकिन उसे वापस आते आते रात हो जाती है। तो वो एक बूढ़े आदमी के कहने पर रात को उसी के घर रुक जाता है। एंड सोने से पहले वो बूढ़ा आदमी तांजीरो को डीमंस के बारे में बताता है, बट तांजीरो को उस पे यकीन नहीं होता क्योंकि वो डीमंस में नहीं मानता था। लेकिन जैसे ही सुबह होने पर वो अपने घर वापस जाता है, तो वो जो देखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उसके सामने उसकी पूरी फैमिली खून से लथपथ होती है। उसके पूरे फैमिली को किसी डीमन ने ही मार दिया था। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब ये लोग भी उस बूढ़े आदमी के साथ पहाड़ के नीचे रह सकते थे, तो ये लोग इतने ऊपर पहाड़ पे वो भी बर्फ में क्यों रहते थे। खैर जो भी हो, लेकिन तभी तांजीरो देखता है कि उसकी एक छोटी बहन नेजुको बची थी। मगर ट्विस्ट ये होता है कि नेजुको डीमन बन चुकी थी। एंड वो फर्स्ट टाइम था जब तांजीरो ने किसी डीमन को देखा था। तभी वहाँ एक वाटर हाशिरा गियू आ जाता है और वो नेजुको को डीमन समझ के मारने लगता है, मगर तांजीरो उसे ऐसा नहीं करने देता। वो उससे फाइट करने लगता है, बट वो उसके सामने टिक नहीं पाता। तो नेजुको भी अपने भाई तांजीरो को प्रोटेक्ट करने लगती है। और ये देखकर गियू शॉक्ड रह जाता है कि आखिर एक डीमन एक ह्यूमन को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। तब उसे समझ आता है कि ये दोनों कुछ अलग हैं। एक कमजोर होने के बाद भी अपने बहन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो एक डीमन बनने के बाद भी अपने भाई को हार्म नहीं कर रही, जो कि एक ह्यूमन है। तो फिर गियू उन दोनों को एक रिटायर्ड हाशिरा एंड ट्रेनर उरोकोदाकी के पास भेज देता है, जो बिल्कुल एक पीटी टीचर जैसे तांजीरो से पहाड़ चढ़वाता है और पुशअप्स लगवाता है। बेसिकली वो तांजीरो को डीमन स्लेयर बनने के लिए ट्रेनिंग देता है, ताकि वो अपने बहन को दोबारा से इंसान बना सके और उस डीमन को मार सके जिसने उसकी पूरी फैमिली खत्म कर दी। एंड यहीं से तांजीरो को उसके लाइफ का एम मिल जाता है। फिर 2 साल तक लगातार ट्रेनिंग करने के बाद उसे एक फाइनल सिलेक्शन एग्जाम देना था, और ये एग्जाम पास करते ही वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर बन जाएगा। इस टेस्ट में उसे डीमन से भरे हुए एक बड़े से जंगल में 7 दिनों तक सरवाइव करना था। एंड सच में ये चैलेंज हार्ड तो था, क्योंकि इसमें बहुत से कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, बट उनमें से सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचकर ऑफिशियली डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बन पाए थे, और उसी में से एक तांजीरो भी था। एंड जब तांजीरो को डीमन स्लेयर बनने के बाद उसकी निचिरिन स्वॉर्ड मिलती है, जो कि सभी को मिलती है टेस्ट पास करने पे, तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है, जिसे बैड लक माना जाता है। मगर ऐसा क्यों हुआ, वीडियो में आगे बने रहो, पता चल जाएगा। फिर तांजीरो को उसका पहला मिशन मिलता है, जहाँ एक डीमन रात होते ही कुछ लड़कियों को गायब कर रहा था। तांजीरो अपने मिशन पे जाता है और उसे ढूंढकर इजिली डिफीट कर देता है। मगर उसके अगले ही मिशन पे एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो एक ऐसी स्मेल सेंस करता है जो उस रात उसने अपने घर पे सेंस करी थी। वो तुरंत समझ जाता है कि जिसने उसके पूरे फैमिली को मारा वो यही है। और तब एंट्री होती है पूरे एनिमे वर्स के इकलौते माइकल जैक्सन मुजान किबुत्सुजी की, जो सामने से तो दिखने में एक सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन लग रहा था, मगर यही वो बंदा होता है जो पूरे डीमंस आर्मी को कंट्रोल करता है और किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को डीमन में बदल सकता है। तांजीरो उसे कन्फ्रंट तो करता है, मगर मुजान वहाँ से एक और बंदे को डीमन बना के हवा हो
जाता है और फिर कभी नहीं दिखता। उसके कुछ दिनों बाद ही कहानी में एंट्री होती है डीमन स्लेयर के 3 इडियट्स तांजीरो के साथ जेनित्सु और इनोस्के की। ये दोनों भी तांजीरो की तरह ही डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर होते हैं और इन तीनों की टीम बन जाती है। एंड इन दोनों की भी अपनी अलग अलग एबिलिटीज हैं जो हम कहानी में आगे देखने ही वाले हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमें इस ट्रायो का पहला मिशन देखने को मिलता है, जहां एक वियर्ड से घर में एक डीमन होता है जिसके ड्रम बजाते ही घर के दरवाजे, खिड़कियां और फ्लोर शिफ्ट होने लगते हैं। एंड उस डीमन का नाम होता है कियोगाई, जो एक टाइम पे अपर मून लेवल का डीमन हुआ करता था, मगर इसकी रैंक मुजान ने कैंसिल कर दी थी, जिससे ये डीमन पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था और इसके पावर्स एंड अटैक्स भी बहुत हैवी थे। लेकिन इधर बेचारा जेनित्सु तो उसे देखकर ही डर जाता है और फिर डर के सो जाता है। मगर उसके बाद जो हमें उसका दूसरा रूप दिखता है वो ही उसकी ट्रू पावर थी, जिसने सिंगल ब्लो में ही उस डीमन की फाड़ दी और ये मिशन यहीं इजिली कंप्लीट हो जाता है। मगर ये तो उनके लिए सिर्फ वार्म अप था, क्योंकि इसके बाद जो डीमंस आने वाले हैं और म्यूगन ट्रेन आर्क में जो खतरनाक कांड और इमोशनल सीन्स होने वाले हैं वो इससे पहले किसी डीमन स्लेयर फैन ने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो अब तांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु को उनका अगला मिशन मिलता है, जहां उन्हें एक म्यूगन ट्रेन में इन्वेस्टिगेट करना था, क्योंकि उस ट्रेन में बहुत से लोग मिस्टीरियसली गायब हो रहे थे और किसी का कुछ पता भी नहीं चलता था। एंड तभी उनके साथ एंट्री होती है डीमन स्लेयर के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर रेनगोकू की, जो कि एक फ्लेम आसिरा होता है और ये बंदा बिल्कुल किसी एनर्जी ड्रिंक का चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट था, क्योंकि ये हमेशा ही एनर्जेटिक रहता, इसके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती और ये बात बात पे सबको मोटिवेट किया करता था। एक हासिरा लेवल का डीमन स्लेयर होने के बाद भी अगर तुम इसे कुछ खाने को दे दो तो ये अम करके खुश हो जाता एंड बंदा लिटरली खाने पे भी मोटिवेशनल स्पीच दे देता था। मगर इस ट्रेन में जो डीमन था उसकी हरकतें और पावर्स बिल्कुल इसके अपोजिट थी। डीमन का नाम था इमू, ये एक लोअर मून लेवल का डीमन था और इसकी शक्तियाँ थी कि ये लोगों को डीप स्लीप में डालकर उन्हें उनके अच्छे सपनों में ट्रैप कर लेता था, बोले तो अपने मादरा के इनफाइनाइट सुकुयोमी का मीसो वर्जन। तो जैसे ही सारे डीमन स्लेयर्स इंक्लूडिंग रेनगोकू ट्रेन में चढ़ते हैं तो सारे सो जाते हैं और अपने अपने अच्छे सपनों में खो जाते हैं। तांजीरो अपने सपने में देखता है कि वो अपनी फैमिली जो रियल में मर चुकी है उनके साथ खुशी खुशी रह रहा था, मगर जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि ये रियलिटी नहीं है, तो वो खुद को ही अपने सपने में मार देता है ताकि वो जाग सके। लेकिन तब तक इधर पूरा ट्रेन ही डीमन में बदल चुका होता है। सारे मिलकर फाइट करना शुरू कर देते हैं। जेनित्सु सोए सोए ही अपनी लाइटनिंग मोड यूज करता है, इनोस्के यूज करता है अपने वाइल्ड वॉर मूव्स का और तांजीरो अपने वाटर ब्रीदिंग का। मगर इन सब से ज्यादा कुछ नहीं होता, तो तांजीरो और इनोस्के टीम बना के डीमन का नेक पॉइंट ढूंढते हैं एंड तांजीरो अपने एक लास्ट ब्लो हिनोकामी कागुरा से इमू का काम तमाम कर देता है। सबको लगता है कि चलो एक और डीमन को मार के एक और मिशन कंप्लीट हो गया, मगर इनको पता नहीं था कि असली मौत का खेल तो अब शुरू होने वाला है। एंड व्हेन आई सेड मौत का खेल आई लिटरली मीन इट, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही वहाँ आता है अपर मून 3 अकाजा, जो कि मुजान के 12 किजुकियों में से एक होता है। अकाजा की पावर्स और हीलिंग एबिलिटीज इतनी इंसेन थी कि वो रेनगोकू को रिपीटेडली ओवर पावर कर रहा होता है। लेकिन इधर रेनगोकू भी पीछे नहीं हटता, वो अपने फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक का यूज उसके फुल पोटेंशियल पे करता है। और अकाजा सीरियसली डैमेज्ड हो जाता है, लेकिन उसकी रीजेनरेशन इतनी तेज होती है कि वो तुरंत हील होकर वापस से रेनगोकू को ओवर पावर करने लगता है। रेनगोकू अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी वो अकाजा के सामने नहीं टिक पाता और वो फाइट में हेविली इंजर्ड हो जाता है। तब अकाजा उसे ऑफर करता है कि वो डीमन बन जाए और खुद को बचा ले, मगर रेनगोकू अकाजा के ऑफर को रिफ्यूज करते हुए अपनी आखिरी सांस तक उससे रोके रखता है ताकि जल्दी से सनराइज हो जाए और अकाजा बिना किसी और को हार्म किए हुए वहाँ से भाग जाए। एंड होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। सुबह होते ही अकाजा वहाँ से भाग जाता है, मगर इधर इतने सीरियस इंजरी की वजह से रेनगोकू की डेथ वहीं हो जाती है। रेनगोकू अपने लास्ट मोमेंट में तांजीरो और बाकी सबको इंस्पायर करता है और कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बने ताकि वो नेजुको को प्रोटेक्ट कर सके। एंड हाँ, इस पूरे इवेंट के दौरान नेजुको भी उन्हीं के साथ होती है। इनफैक्ट तांजीरो हमेशा नेजुको को एक बाकेट में डाल के अपने साथ ही रखता है ताकि उस पे
सनलाइट ना पड़े। अब सीन शिफ्ट होता है एक फ्लैशी से टाउन में, जो देखने में तो एकदम लास वेगस ऑफ जापान लग रहा था, जो कि ब्रथल्स और इंटरटेनमेंट हाउसेस से भरा होता है। मतलब कि ये डीमंस के लिए एक परफेक्ट जगह होती है। एंड ये फ्लैशी टाउन ही तांजीरो एंड स्क्वाड्स के लिए उनका नेक्स्ट मिशन स्पॉट होता है। और इस मिशन को लीड करते हैं एक साउंड हाशिरा टेनगेन उजुई, जो पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स का सबसे फास्टेस्ट हाशिरा होता है। साथ ही इस मिशन में एक ट्विस्ट था कि ये मिशन अंडरकवर होने वाली थी, तो कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता था। इसीलिए तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु तीनों को ऐसे क्यूटीज बना के अलग अलग हाउसेस में भेज दिया जाता है। और अब आने वाला है इस आर्क का फाइट सीक्वेंस, जो पर्सनली मेरे लिए तो पूरे एनिमे वर्स में अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीक्वेंस है। वीडियो लास्ट तक देखते रहो, समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो हम कहाँ थे? हाँ, तीनों को अलग अलग हाउसेस में भेजने के बाद एंट्री होती है इस आर्क के डीमन दाकी और ग्योतारो की। ये दोनों भी मुजान के 12 किजुकियों में से होते हैं एंड इनकी रैंक थी अपर मून 6। ये दोनों डीमंस भाई बहन होते हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, इसीलिए इन दोनों की बॉन्डिंग डीप के साथ टॉक्सिक भी थी। इन दोनों की जोड़ी ब्यूटी एंड बीस्ट का कॉम्बो था, क्योंकि जहाँ दाकी एक डीमन ब्यूटी क्वीन थी और अपने क्लोथ से ही डेडली वेपन बनाकर अटैक करती थी, वहीं ग्योतारो एक क्रीपी और डेंजरस डीमन था एंड वो ब्लड डीमन आर्ट यूज करके अपने ब्लड से ही डेडली वेपन्स बना लेता था। और उसके बाद इनकी नॉन स्टॉप फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ तांजीरो फिर वही अपने हिनोकामी कागुरा प्लस वाटर ब्रीदिंग को एक और लेवल अप करता है, तो जेनित्सु अपने गॉड लाइटनिंग मोड का एंड इनोसुके एज यूजुअल अपने वाइल्ड बीस्ट मोड को ऑन कर लेता है। मगर इस बार सामने दाकी और ग्योतारो होते हैं, तो ये सब कुछ काम नहीं करने वाला था, क्योंकि इन तीनों की तो सिर्फ दाकी से फाइट करके ही फट के हाथ में आ जाती है। एंड ब्रो, जब फाइट में ग्योतारो और टेनगेन दोनों की एंट्री होती है, तब जो फाइट हुई थी कसम से देख के मजा आ गया था। तो अब मैं इस फाइट को क्या ही एक्सप्लेन करूं। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस वीडियो के बाद जाके खुद से इस फाइट सीक्वेंस को एंजॉय करो। सच बता रहा हूं, तुम्हें भी गूस बम्स आ जाएंगे। तो इसीलिए अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई यार क्या कर रहा है तू, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में पहले ही थैंक यू लिख दो। और अब बचे हैं दो मेजर आर्क, स्वॉर्डमिथ विलेज आर्क और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तो मैं जल्दी से इसका भी रिकैप दे देता हूँ। इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में हुए घमासान युद्ध के बाद तांजीरो की स्वॉर्ड पूरी टूट गई थी, तो अब उसे एक नए स्वॉर्ड की नीड होती है, तो इसीलिए उसको भेजा जाता है एक सीक्रेट प्लेस स्वॉर्डमिथ विलेज में, जो कि इतना सीक्रेट होता है कि तांजीरो के आंखों पे भी पटिया लगा के भेजा गया, ताकि इस लोकेशन के बारे में किसी को पता न चले, क्योंकि यही वो विलेज था जहाँ सभी डीमन स्लेयर्स के लिए स्वॉर्ड्स बनाई जाती है और यहाँ एक से एक कारीगर्स डीमन से छुप कर काम करते हैं। एंड यही हमारी मुलाकात होती है एक 10 on 10 बैडी हाशिरा मित्सुरी कानरोजी से, और साथ ही एक मिस्ट हाशिरा मुइचिरो तोकितो से। इन लोगों की गान मस्ती चल ही रही होती है कि तभी इधर एंट्री होती है इस आर्क के डीमन हानतेंगु अपर मून 4 एंड ग्योको अपर मून 5 की। ये दोनों इतने टाइट सिक्योरिटी के बाद भी स्वॉर्डमिथ विलेज में एंटर कर लेते हैं, जिसके बाद शुरू होती है इस सीरीज की एक और लेजेंडरी फाइट सीक्वेंस, जहां हम एक तरफ म्यूचिरो वर्सेस ग्योको देखते हैं, तो दूसरी तरफ तांजीरो, नेजुको और गेन्या तीनों मिलकर हानतेंगु के 4 अलग अलग फॉर्म्स से फाइट करते हैं। उधर म्यूचिरो स्टार्टिंग में तो थोड़ा चौक कर जाता है और मरते मरते बचता है, मगर एंड में वो अपने मिस्ट ब्रीदिंग टेक्निक को उसके फुल पोटेंशियल पे अनलॉक करके ग्योको को डिफीट कर देता है। बट इधर ये तीनों हानतेंगु के 4 फॉर्म्स को हराने में अभी भी सफर कर रहे होते हैं। एंड कुछ देर बाद गेनिया को खोने के बाद तांजीरो रेज मोड में आके हानतेंगु को भी निपटाने ही वाला होता है, मगर तभी पूरे सीरीज का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स आता है। सबको लगता है कि तांजीरो हानतेंगु को नहीं मार पाएगा, क्योंकि सुबह हो गई थी, तो हानतेंगु भागने लगता है, मगर इधर तांजीरो के साथ नेजुको भी होती है, तो वो सनलाइट में जलने लगती है। और अब तांजीरो को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपनी बहन को बचाए या फिर जाके उस डीमन हानतेंगु को मारे। तभी हम देखते हैं कि नेजुको सनलाइट में सरवाइव करने लगती है, जो कि किसी डीमन के लिए तो इम्पॉसिबल था। तो ये हुआ कैसे? जो भी हो, लेकिन ये इंसिडेंट सबके लिए शॉकिंग था। नेजुको अब वो पहली डीमन बन जाती है जो सन को झेल सकती थी, और जब ये बात डीमन किंग मुजान को पता चलती है तो वो खुश हो जाता है, इनफैक्ट बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसके कई सालों से धूप में निकलने का सपना नेजुको के थ्रू पूरा जो होने वाला था। और उधर
तानजीरो भी जाके हानतेंगु को निपटा देता है। ये पूरा फाइट सीक्वेंस ही हॉरर प्लस एक्शन का बेस्ट कॉम्बो था एंड हानतेंगु के भी सभी फॉर्म्स काफी ओवरपावर्ड थे। एंगर, सैडनेस और जॉय फॉर्म सारे ही तुम्हारे एक्स के मूड स्विंग्स का फैमिली पैक था जो उसने एक रात हानतेंगु को दे दी थी। और अब फाइनली आता है अभी तक का लास्ट आर्क जो एनिमेट हो चुका है, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जिसमें ज्यादा कुछ खास तो होता नहीं, बस हमें स्टार्टिंग में मुजान जैक्सन की एक आइकॉनिक वॉक देखने को मिलती है और मिडल में ग्योमी जो कि एक स्टोन हाशिरा होता है उसकी सैड सी बैक स्टोरी दिखाई जाती है और साथ ही एक पूरा ट्रेनिंग सेशन दिखाकर लास्ट में हमारे लिए एक स्पार्क छोड़ दिया जाता है जहाँ सारे डीमंस मुजान के ट्रैप में आके उसके इन्फिनिटी कैसल में गिरने लगते हैं और फाइनली मुजान की पार्टी शुरू होने वाली थी जहां बाकी सभी का तो वही सेम एज यूजुअल वाला रिएक्शन होता है, मगर यहां हम पहली बार जेनित्सु को इतने सीरियस मोड में देखते हैं। अब जिन्होंने मांगा पढ़ रखी है उन्हें तो पता होगा कि ऐसा क्यों है, मगर जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है वो बस 4-5 दिन और इंतजार कर लो। बेसिकली ये पूरा आर्क ही फाइनल बैटल के लिए सिर्फ एक सेटअप थी। So that's it for this video, a quick recap of Demon Slayer। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर तुम्हें नारुतो के ग्रैंडसन सोरूटो की स्टोरी देखनी है तो तुम यहाँ क्लिक करके एंजॉय करो और मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।